जिसका बहुत समय से इंतजार था कि कैग की रिपोर्ट्स विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी। फाइनली कल वो दिन आया और उम्मीद के अनुरूप ही 14 में से सिर्फ एक कैग रिपोर्ट कल टेबल की गई। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने इसको इनिशिएट करते हुए इस कैग रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही, क्योंकि जिस समय ये पॉलिसी तैयार की गई थी उसी समय से हमें संदेह था कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं और अल्टीमेटली इससे सरकार के राजस्व के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। मुझे याद है 2 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके बारे में लिखित में शिकायत जांच एजेंसीज को दी। उसके बाद एक और शिकायत जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संलिप्तता के भी कुछ जो सबूत थे उसको लेकर तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी उस समय पुलिस कमिश्नर से मिले और वो तथ्य उन्होंने उस समय सामने रखे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी इसमें संलिप्त है। जहां आज मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम ये टेबल की गई, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रश्न जो बचे थे कि क्यों नहीं 14 की 14 अभी तक टेबल की गई। हमें और आपको मालूम है 2017 के बाद लगातार जो हम अपने मंचों से, अपनी प्रेस ब्रीफिंग से लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि दिल्ली की जनता की हार्ड एंड मनी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी लूट की जा रही है, उसको हम लगातार उठाते रहे और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें आज कैग की रिपोर्ट में सच साबित होती नजर आ रही हैं। हम ये चाहेंगे कि ये सबसे पहले तो ये जो कैग की रिपोर्ट्स हैं इनको, क्योंकि पीएसी में डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से जल्दी एक समयबद्ध तरीके से ये पीएसी की फॉर्मेशन हो और उसमें इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से जांच की जा सके और आगे जिन लोगों ने इस लूट में संलिप्त थे उन लोगों को सजा मिल सके। हम ये चाहेंगे कि ये सरकार सुनिश्चित करे कि जल्दी से जल्दी पीएसी की कमेटी को फॉर्म करे और उसमें ये डिस्कशन हो। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं, हम और आप जानते हैं कि पीएसी की परंपरा ये रही है कि जो वैसे तो इसमें ऑपोजिशन के जो लीडर होते हैं वही उसको चेयर करते हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार हमने देखा कि जो शासन में सरकार होती है वही इसको लीड करती है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे पहलू हैं जो इसमें डिस्कशन नहीं में आ पाएंगे, हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस ये डिमांड करेगी कि उनको पब्लिक डोमेन पे भी चर्चा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को कहेंगे कि वो पब्लिकली इस रिपोर्ट को और अन्य जो रिपोर्ट्स आएंगी उनको चर्चा में जरूर लेकर आएं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं अभी आपके सामने इसके बारे में बात करना चाहता हूं, डिटेल में भाई संदीप दीक्षित जी करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, आप सब जानते हैं कि 2017-18 से लेकर 2021 के बीच की इसमें सारे जो ऑडिट्स हैं वो उस समय के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं उसको इसमें चर्चा में आई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये है कि महत्वपूर्ण पहलू विशेष रूप से भाजपा और उसके बड़े नेताओं और तत्कालीन उपराज्यपाल की भूमिका से जुड़े कुछ सवालात हैं जो नजरअंदाज इस रिपोर्ट में किए गए हैं। प्रमुख इसमें अनसुलझे जो प्रश्न है उसमें 1 वर्ष के भीतर 3 आबकारी निदेशकों को बदलने का निर्णय क्यों और किसने लिया। आप जानते हैं कि 3-3
जिस समय ये आबकारी नीति बन रही थी उस समय 3-3 कमिश्नरों को बदला गया। तो ये किसके आदेशों पर किया गया और ये निर्णय क्यों लिया गया? इसके साथ साथ दिल्ली में शराब के नए ब्रांड्स को बढ़ावा देने का काम की जांच जरूरी है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए ब्रांड्स इस दौरान इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिसकी जांच बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ केजरीवाल सरकार की लाई गई शराब नीति को लागू करने की अनुमति तत्कालीन उपराज्यपाल ने दी थी, फिर इस पर कोई जांच आज तक क्यों नहीं हुई है? मास्टर प्लान का उल्लंघन कर शराब के ठेके खोलने के लाइसेंस कैसे दिए गए, इस पर विस्तृत जांच करने की जरूरत है। हम और आप जानते हैं कि जहां ये शराब नीति आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाई गई, वहीं जो शराब के ठेके खोले गए वो पूरी दिल्ली में खोले गए और उसमें कुछ ऐसे स्थान भी थे जो उसको क्या कहेंगे, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज जो थे उसमें भी ये शराब के ठेके खोले गए। ये किसकी अनुमति से खोले गए? किसने इसकी इजाजत दी? हम और आप जानते हैं कि कॉरपोरेशन की इजाजत के बिना ये शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते थे और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का राज उस समय कॉरपोरेशन में होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ इनको खोलने की इजाजत दी बल्कि उनको नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी खोलने की इजाजत उस समय के जो कॉरपोरेशन में सरकार होती थी उसमें इसको इजाजत दी गई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जांच का विषय है जिसको पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए। और अगर मैं इस पूरी कैग रिपोर्ट को 3 शब्दों में बयां करना चाहूं तो मुझे लगता है कि ये 3 चीजें इसमें लूट, झूठ और फूट। जब मैं बात कर रहा हूं कि लूट, किस तरीके से लूट मचाई गई दिल्ली के हार्ड एंड मनी की और किस तरीके से वेस्टेज किया गया, जो दिल्ली की जनता के से उगाए गए टैक्स के रूप में जो मनी थी उसको किस तरीके से लुटाया गया, वो हमारा और आपके सबके सामने है। उसमें सीधा सीधा कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि 2002 करोड़ रुपए की इसमें अनियमितता पाई गई है। अगर यही 2002 करोड़ रुपए दिल्ली के राजस्व में आता तो निश्चित ही जो हमारी महिलाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी उनको शायद पेंशन मिल पाती, उन बुजुर्गों को पेंशन मिल पाती या रोड के काम हो पाते। लेकिन कहीं ना कहीं इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। इसके साथ साथ लगातार ये दावे किए गए कि हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं झूठ की तो झूठे वादे इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार करने का काम किया और वास्तविकता से बिल्कुल दूर। आज कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि ये जो लगातार झूठ बोल रहे थे कि हम राजस्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें साफ तौर से 2002 करोड़ की जो ये लूट की झूठ है वो सबके सामने आई है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि झूठ किस तरीके से उसको एक अमली जामा पहनाया गया, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें थी उनको नजरअंदाज करते हुए इस लूट को अंजाम देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ अब साफ तौर से नजर आता है जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लगातार आपसी नोक-झोंक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस कैग की रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद चर्चा में लाने से जिस तरीके से बचने का काम कर रही है, ये आपसी फूट का नतीजा है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं हमें जो महसूस हो रहा है कि इस कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के पश्चात भी इसके ऊपर पूरी तरीके से चर्चा शायद नहीं हो पा रही है। कांग्रेस आज इस मौके पर 3 विशेष बात कहना चाहती है और कांग्रेस की ये मांगे भी हैं
कि शराब घोटाले की जांच का दायरा व्यापक किया जाना चाहिए। और जब मैं व्यापक बात कर रहा हूं तो इसमें जो 3 डायरेक्टर्स उस दौरान चेंज हुए उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए जिन शराब की कंपनियों को ये ठेके मिले, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे देने का काम किया है, उससे स्पष्ट ये झलकता है कि इनकी संलिप्तता पहले से बनी हुई थी। इसके साथ साथ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दी गई लिखित शिकायत की भी जांच होनी चाहिए। मैं जैसे अभी आपको सामने रखा कि 5 सितंबर 2002 को तत्कालीन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में जो हमारा डेलीगेशन कमिश्नर पुलिस से मिला था, उसमें हमने ये सबूत पेश किए थे कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जांच आज तक आगे नहीं बढ़ पाई है। तो हम ये चाहेंगे कि वो जांच इस पूरे प्रकरण की जांच व्यापक रूप से हो, जिसमें किस तरीके से डायरेक्टर्स चेंज हुए, किन परिस्थितियों में चेंज हुए, किसने अलाउ किया नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में ये ठेके खोलने का, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि एक व्यापक जांच की जरूरत इस पूरे प्रकरण में बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ शराब घोटाले पर बोले जा रहे झूठ को उजागर करने के लिए हम ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक मंच पर, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि ये आपसी नूरा कुश्ती अभी भी लगातार जारी है। जिस तरीके से इस कैग की रिपोर्ट को टेबल करने के पश्चात भी उसको चर्चा में नहीं लाए जाने से बचते हुए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां दिख रही हैं, लिहाजा हम ये चाहेंगे कि इसको सार्वजनिक मंच पर, खुले मंच पर इसकी चर्चा की जानी चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता को उसको लूटने का जो पूरा प्रकरण ये है उसको उजागर किया जा सके और दिल्ली की जनता को सच्चाई, जो दूध है वो दूध और पानी का पानी उनके सामने होना चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।